हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफार्म प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 25 फरवरी को केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों उनके लिए हम रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में यहाँ से प्यारे बच्चों 40 से 45 अंक जरूर लाएंगे। मेरे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, उस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर का कोड है वो 347 GM है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी को देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सभी विषयों में गैप एक दिन का है, तो प्यारे बच्चों आप अभी से सभी विषयों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों सभी विषयों में गैप जो है प्यारे बच्चों एक एक दिन का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है इसमें कि प्रत्येक यानी इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प को चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर है स्टार्च है, और बी ऑप्शन है यहाँ पर सेलुलोज, सी है प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन, और डी है यहाँ पर ग्लूकोज। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दूँ आप सभी को कि यहाँ पर जो स्टार्च होता है और जो ग्लाइकोजन होता है और जो ग्लूकोज होता है, प्यारे बच्चों ये तीनों जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट ये मनुष्य के पाचन तंत्र में पच जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो सेलुलोज होता है ये क्या होता है, मनुष्य इसे नहीं पाचन कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ख वाला करा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर एथिल एल्कोहल, बी है प्रोपेनॉल 2, और सी है डाई एथिल कीटोन, और डी है एथेनॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो डाई एथिल कीटोन है ये प्यारे बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजोमेथेन से कराने पर बढ़ने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग एथिल यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजोमेथेन से कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब हमें यहाँ पर मेथिल एसिटेट प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए। यानी प्यारे बच्चों कि किस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदला जाता है। तो प्यारे बच्चों जाइमेस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के एल्कोहल में बदला जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर च वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों कि COEN2 Cl2 और Cl में CO की समन्वय संख्या क्या है। किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चों, CO की। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी CO की जो समन्वय संख्या है वो कितना है प्यारे बच्चों, 6 है। कितना है, 6 होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो कि कर रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि शर्करा पर टिप्पणी लिखिए, जो कि प्यारे बच्चों 2 नंबर में यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए लिखेंगे शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। शर्करा का मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ परिभाषा लिखेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील और क्रिस्टल ठोस होते हैं वो शर्करा कहलाते हैं। जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया और सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है बच्चों, शर्करा के अंतर्गत आते हैं। यानी मीठे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सभी को यहाँ पर आंसर देना होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है,
अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कि इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं, एक समीकरण दीजिए। ऐसे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि इनुलिन का तनु सल्फ्यूरिक तीनों हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसका आप प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इसका आप लिखेंगे समीकरण। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको इनुलिन का लिखना है, सूत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को H2SO4 लिख देना है, पानी यानी पानी की उपस्थिति में, और तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो आप सभी को क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा, CH2 सॉरी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी क्या करना होगा, इसका आंसर देना होगा। ग वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलिक की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं, क्यों, कारण बताइए। तो लिखेंगे कि H+ मुक्त होने से बना कार्बोजिलेट आयन यानी RCOO अनुवाद के कारण क्या होता है, एक्साइड आयन से स्थायी होता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, आसानी से H+ मुक्त करता है। इसीलिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को अपने शब्दों में इसका आंसर देना होगा। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है, अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर IPSC नाम है, तो प्यारे बच्चों IPSC नामकरण पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जाएगा। ठीक है, तो करा है कि निम्नलिखित में से यौगिक का IPSC नाम लिखिए। तो यहाँ है CH3 CH2, इसके बाद यहाँ पर CH, इसके बाद यहाँ देखिए OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या है, CO है, फिर NH3 है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से आप 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो इसका आप नाम लिखेंगे कि 2 हाइड्रोक्सी, देखिए यहाँ पर लिखा है OH लगा हुआ, लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर देखिए लगा हुआ जगह मेथिल, लिखेंगे 3 मेथिल, और यहाँ लिखेंगे पेंटेन एमाइड, यहाँ पर NH2 है तो लिख देंगे एमाइड। इस तरीके से आपसे को इसका नामकरण करना होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भर कर रखा जाता है, क्यों। तो लिखेंगे कि ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ईथर पेरोक्साइड बना लेता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, इसलिए ईथर को रंगीन बोतल में भर कर रखा जाता है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो हेक्साएमीन, ठीक है, हेक्साएमीन का मतलब क्या, 6 एमीन। ठीक है, और इसके बाद कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट, इसके बाद कोबाल्ट होगा, उसके बाद 3 क्लोराइड है क्या। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए, लिखेंगे कोबाल्ट हेक्साएमीन यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद 3 क्लोराइड होता है Cl3 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से क्या करना होगा, आप सभी को उपसहसंयोजक यौगिक का नाम लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ग वाला यहाँ पर कि अधिकांश संक्रमण धातुएं अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों। तो लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि अधिकांश संक्रमण धातुएं D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनचुंबकीय व्यवहार करती हैं। यानी सीधा शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे तो कहेंगे कि संक्रमण धातुओं के D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, अनचुंबकीय व्यवहार करती हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। अगला है बच्चों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, ये देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है अलग अलग तरीके से। देखिए कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए और उदाहरण देते हुए इनके लक्षण भी लिखिए। या फिर पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए और स्टार्च की पहचान किस प्रकार की जाती है। या फिर कहा गया है कि मोनो, ऑलिगो और पॉलीसेकेराइडों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और 2026 में भी 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि वे यौगिक जिनकी संरचना पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी
कीटोन जैसी होती है, अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, जिनमें कम से कम एक असीमित कार्बन होता है, वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये सब क्या है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण लिखेंगे कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखेंगे कि मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में लिखेंगे कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका जल अपघटन करने पर इसका जो जल अपघटन होता है वो नहीं होता है। उदाहरण में जैसे ग्लूकोज हो गया, ये क्या है मोनोसेक्राइड हो गया। फ्रक्टोज हो गया, ये क्या है भी मोनोसेक्राइड हो गया। ग्लैक्टोज हो गया, ये भी मोनोसेक्राइड हो गया। ध्यान रखिएगा कि ये सबको क्या होता है एमसीक्यू में पूछ लेता है, कहता है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है, ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। इस तरीके से आप सभी को पहचानना होगा कि कौन मोनोसेक्राइड है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्लूकोज है ये मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज क्या है ये भी मोनोसेक्राइड है, और ग्लैक्टोज है ये भी क्या है मोनोसेक्राइड है। सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर प्रकार है जो कार्बोहाइड्रेट का, वो है ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, लिखेंगे कि इनके जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु बनते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेक्राइड की संख्या के आधार पर ऑलिगोसेक्राइड पुनः वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अब तीसरा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे हो गया कि डाइसेक्राइड। ठीक है, क्या हो गया डाइसेक्राइड। लिखेंगे कि ये जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु लिखेंगे। जैसे हो गया मोनोसेक्राइड में सुक्रोज हो गया, इसके बाद माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है जो डाइसेक्राइड हैं, और ये सब क्या हो गया ऑलिगोसेक्राइड हो गया। इस तरीके से इसका आंसर देना होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है कि ट्राइसेक्राइड है। लिखेंगे कि इनके जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 3 अणु बनते हैं। इसके बाद है टेट्रा। टेट्रा का मतलब हो गया 4, तो इनके जल अपघटन पर क्या हो गया मोनोसेक्राइड के 4 अणु बनते हैं। इस तरीके से क्या करना आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अगला यहाँ पर है बच्चों पॉलीसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार क्या है पॉलीसेक्राइड। लिखेंगे कि ये जल अपघटन पर अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड उत्पन्न करते हैं, जैसे स्टार्च हो गया और क्या हो गया सेलुलोज हो गया। ये सब क्या है बच्चों स्टार्च और सेलुलोज, ये क्या है पॉलीसेक्राइड हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप पॉलीसेक्राइड का इस तरीके से इसका यहाँ पर लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा बच्चों नोट में कि इसे अशर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अशर्करा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है, कहा है कि डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, यानी केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ा है उससे आसानी से आंसर दे देता है। ठीक है, तो बायोलॉजी बच्चों के लिए केमिस्ट्री क्या होता है कुछ आसान ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें एक डीएनए और आरएनए में अंतर ही डालेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे आप यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखेंगे आरएनए। डीएनए में पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है और आरएनए में लिखेंगे कि इसमें राइबोस शर्करा होती है। इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे दूसरा है यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि इसकी संरचना किसकी संरचना डीएनए की। लिखेंगे कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित एल्फा हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए की इसकी एक क्या होता है कुंडली संरचना होती है, यानी ये डबल हेलिक्स होता है और जो आरएनए होता है ये क्या होता है एक हेलिक्स होता है। और लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट कि यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी जो डीएनए होता है यह केंद्रक में पाया जाता है और जो आरएनए होता है यह मुख्यतः कोशिका के द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखेंगे कि यह एक आनुवांशिक लक्षणों का वाहक करता है। जो डीएनए होता है यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। ठीक है, और जो आरएनए है यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है मदद करता है। इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन प्रिग्निन क्षारक होते हैं, जबकि आरएनए में प्यारे बच्चों साइटोसिन और यूरोसिल प्रिमिडीन क्षारक क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को डीएनए और आरएनए में अंतर होता लिखना है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बायोलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए अंतर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है
कि किण्वन किसे कहते हैं और इस अभिक्रिया के लिए अनुकूलन के लिए दर्शाएं लिखिए। तो लिखेंगे, पहले किण्वन के बारे में बताएंगे किण्वन क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जटिल कार्बनिक यौगिक का किण्व की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होना किण्वन कहलाता है। जैसे हो गया कि दूध से दही बनना। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं, यानी बैक्टीरिया क्या कहते हैं। तो लिखेंगे लैक्टोबैसिलस। क्या लिखेंगे? लैक्टोबैसिलस। और बैक्टीरिया के द्वारा जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित होता है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, जैसे उदाहरण लिखेंगे गन्ने के रस का सिरका। ये सब क्या है बच्चों? किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर बनना, गीले आटे का खट्टा हो जाना, सिरे से एथिल एल्कोहल बनना, किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि किण्वन के लिए अनुकूलतम ताप जो होता है 25 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि विलयन का पीएच मान 6 से और 7 के बीच ही होना चाहिए, तब क्या होगा? अम्ल करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि विलयन क्या होगा? तनु होना चाहिए। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। आप इसकी शॉर्ट आंसर ले लीजिए। अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है, कहा है कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो लिखेंगे कि किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनता है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि लिखेंगे जैसे यहाँ पर है NaI, NH3 4 और Cl। इसमें NaI की जो समूह संख्या है बच्चों क्या है? 4 है। देखिए यहाँ पर कहा क्या रहा है कि जो है ये केंद्रीय धातु जो होता है ये परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजक से बनता है वही उसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जो NaI है जो केंद्रीय धातु है ये क्या होगा? 4 बंधों के द्वारा जुड़ता है। तो इसीलिए क्या होगा? इसका जो समन्वय संख्या है, जो उपसहसंयोजन संख्या है वो कितना है? यहाँ पर 4 है। अब देखिए जो Fe है यानी केंद्रीय धातु हो गया, ये क्या होगा? 6 बंधों के द्वारा जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या कितना होगा? 6 होगा। इस तरीके से आप सभी का इसका आंसर देना होगा। अब देखिए आगे क्या करा है, न्यूमेरिकल है 5वां वाला क्वेश्चन। कहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए अर्धआयु का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो होता है इसका T½ बराबर देखिए 40 सेकेंड दिया हुआ है। वेग स्थिरांक का फार्मूला लिखेंगे कि K बराबर 0.693 T½ देखिए इसका मान इतना लिखेंगे और T½ का मान दिया है बच्चों 40 दिया हुआ है। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 1.73 × 10⁻⁻²। यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है ख वाला क्वेश्चन करा है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। जिसमें पोटेशियम का जो परमाणु भार दिया गया है बच्चों कितना दिया? 39 दिया गया है। और यहाँ पर कार्बन का 12 दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। देखिए ये सब दिया हुआ रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको इसका याद करने की जरूरत नहीं है। मूलता का फार्मूला लगाएंगे WB बराबर MB × WA/ग्राम। ठीक है, यदि आप इसे ग्राम में करेंगे तो ऊपर क्या करना होगा? 1000 से गुणा करना होगा। अब लिखेंगे कि पोटेशियम कार्बोनेट का देखिए सूत्र ये होता है K2CO3। तो इसका आप क्या करेंगे? यहाँ से प्यारे बच्चों इसका परमाणु भार निकालेंगे। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। परमाणु भार तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 138 आएगा। ठीक है, 138 क्या आएगा? पोटेशियम कार्बोनेट का आएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? इसका मान पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद उसका पाएंगे कि 1.81 क्या हो गया? मोल की गिरा। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप सभी को इसका न्यूमेरिकल को लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है गौला कि निम्न का IPSC नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर क्या है? 3 4 यहाँ पर 4 ठो दिया गया है। तो आप सभी को इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर इसका IPSC नाम लिख कर आना है। आगे है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका भी क्या करना है?
LPC नाम के लिखना है, इसका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इसको यहाँ पे इसके शॉर्ट लीजिए और लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन समझाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे कि जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जटिल जैव अणु हैं, ये आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने वाले और स्थानांतरित करने और व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कोशिकाओं को यह बताते हैं कि उन्हें कैसे कार्य करना है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब इसके रासायनिक संगठन बताएंगे। तो क्या बच्चों लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संगठन लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की मूल रूप से 3 घटक होते हैं। पहला होता है बच्चों नाइट्रोजन क्षार। देखिए न्यूक्लिक अम्ल में होता है नाइट्रोजन क्षार होता है, इसके बाद फास्फोरस होता है, इसके बाद पेंटोस शर्करा होती है। ठीक है, तो जैसे आप नाइट्रोजन क्षार के लिखेंगे यह चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले प्रमुख नाइट्रोजन क्षार हैं, जैसे हो गया प्यूरिन हो गया, प्यूरिन में हो गया एरिडीन ग्वानिन, पिरिमिडिन में हो गया थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यह क्या हो गया जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में। बात करते हैं बच्चों पेंटोस शर्करा। तो ये 5 कार्बन परमाणुओं वाली शर्करा पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्लों में 2 प्रकार की पेंटोस शर्करा होती है। पहला होती है राइबोस शर्करा जो कि RNA में पाई जाती है। दूसरा होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो कि DNA में पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर है फास्फोरस यानी फास्फेट समूह। लिखेंगे कि अम्ल समूह होते हैं जो कि पेंटोस शर्करा से जुड़े होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। लिखेंगे कि इन तीनों घटकों नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह के संयोजन से जो इकाई बनती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इन न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार लिखना है। तो लिखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह जो डीऑक्सी होती है एक आनुवंशिक सूचना प्राथमिक वाहक है। यह DNA में दोहरी हेलिक्स की संरचना बनाता है। राइबोन्यूक्लिक लिखेंगे तो यह एक प्रोटीन संश्लेषण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RNA एक श्रृंखला वाला संरचना होता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथेनाइड क्या है, उसके नाम लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए, परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ लेंथेनाइड का आकार कम क्यों हो जाती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी समझाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेंथेनाइड क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि लेंथेनाइड क्या है। तो लिखेंगे कि लेंथेनाइड, जिन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला भी कहा जाता है, आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है। यह डी ब्लॉक का तत्व है जिसका अर्थ है कि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन में यह कक्षक में प्रवेश करते हैं। लेंथेनाइड में 15 तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 57 से बच्चों 71 तक होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। अब लिखेंगे लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 ठो बता देना है। लिखेंगे एक लेंथेनियम को लिखेंगे कि H यानी रेडान। इसके बाद लिखेंगे 5D1 और 6H2 लिखेंगे। इस तरीके से आप इसका करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइड का आकार कम क्यों होता है। तो लिखेंगे इसमें कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइड के आकार में कमी आती है। लेंथेनाइड संकुचन या कक्षी में इलेक्ट्रॉनों को खराब परीक्षण देता है, खराब परीक्षण क्षमता के कारण होता है। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है या कक्षक में अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच खराब परीक्षण प्रदान करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉनों एक मजबूत प्रभावी परमाणु आवेश होता है। यह मजबूत प्रभावी परमाणु आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक को खींचता है, जिन्हें परमाणु का आकार घट जाता है। अगला देखिए पॉइंट कहा था कि लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखिए। तो लिखेंगे कि लेंथेनाइड आमतौर पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, हालांकि +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। +3 ऑक्सीकरण श्रृंखला लिखेंगे कि यह लेंथेनाइड की सबसे स्थिर और ऑक्सीकरण अवस्था है। यह तब होता है जब बाहर 3 इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। आगे लिखेंगे +2 ऑक्सीकरण संख्या। यह ऑक्सीकरण संख्या कुछ अवस्था यानी अवस्था जो होता है कुछ लेंथेनाइड में पाई जाती है, जैसे यूरोपियम हो गया और
एटेरिबियम हो गया, यह तब होता है जब बाहरी इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं। प्लस 4 का लिखेंगे कि यह ऑक्सीकरण अवस्था कुछ लेंथेनाइड में पाई है, जैसे हो गया सेरियम हो गया, यह तब होता है जब बाहरी इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से आप सबको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। देखिए प्रथम कोड अभिक्रिया क्या क्या होता है, सूत्र यही होता है के बराबर 2.030 अपान में टी लॉग ए बराबर ए माइनस यक्स होता है, इतना लिखना होगा। अब क्या करा है, इसका निगमन कीजिए, लेकिन निगमन करना होगा। तो आप सभी को इस तरीके से क्या करना है, इसका निगमन प्यारे बच्चों यहाँ पर करना ही होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन करा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, व्याख्या करें कि नामांकित अभिक्रियाएं संभव अथवा हैं अथवा नहीं। जैसे कि अफीम को भाप के साथ गर्म करते हैं, ये है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि CO को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रख सकते हैं या नहीं। तो पहले लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। आगे लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक लक्षण के गुण या भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। लिखेंगे कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह धातु उतना ही क्रियाशील होती है। अधिक धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर के नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर होती है वह अपने से नीचे वाली धातु के लक्षण के विलयन से क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। अब लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ होता है। तो इस तरीके से आप सब इसकी शॉर्ट ले लीजिए मेरे पास बच्चों। इस तरीके से आप सभी को पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लेना है मेरे पास बच्चों। इस पेपर जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए और प्यारे बच्चों पूरे पेपर का सोल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंद।